आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर की। एक ऐसा नाम जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में कैंपेनिंग का मतलब चुनाव प्रचार का पूरा चेहरा ही बदल के रख दिया। वो इंसान जो पर्दे के पीछे से किंगमेकर बनता रहा। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई एक अकेला इंसान पूरे देश की पॉलिटिक्स को बदल सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं प्रशांत किशोर की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका पॉलिटिक्स से मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब उसने इस दुनिया में कदम रखा तो इतनी तेजी से अपनी जगह बनाई कि सब देखते रह गए। जरा सोचिए, एक आदमी जो यूनाइटेड नेशंस के लिए अफ्रीका में पब्लिक हेल्थ पर काम कर रहा है, वो अचानक इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कैसे बन गया? कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इंडिया में कुपोषण पर लिखा उनका एक पेपर उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया और बस वहीं से सब कुछ पलट गया। पहले 2012 में गुजरात में और फिर 2014 में पूरे देश के लिए उन्होंने मोदी के लिए जीत की एक ऐसी बिसात बिछाई जो एक मिसाल बन गई। प्रशांत किशोर ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक तरह से एक नई नौकरी ही बना दी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। ये सिर्फ नारे लिखने या पोस्टर चिपकाने वाला काम नहीं था। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स को आर्ट से साइंस बनाने जैसा था। मतलब डेटा, मीडिया और ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके चुनाव का पूरा गेम ही पलट देना। और उनका काम करने का तरीका, वो तो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल नया था, एकदम चौंकाने वाला। हर एक सीट का डेटा ड्रिवन एनालिसिस, पार्टी ऑफिस से बाहर एक प्रोफेशनल वॉर रूम, आईआईटी आईएम से पढ़े लिखे यंग प्रोफेशनल्स की टीम बनाना, ये सब किसी ने सोचा भी नहीं था। और तो और एक सिंगल फोकस्ड मैसेजिंग, जैसे मोदी जी के लिए विकास पुरुष की इमेज बनाना और उस जमाने में 3D होलोग्राफिक रैलियां करना, मतलब ये सब कुछ अभूतपूर्व था। और उनकी इस काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत याद है वो चाय वाला तंज, जब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मजाक उड़ाया तो पीके ने उस नेगेटिव कमेंट को पकड़ा और उसे चाय पे चर्चा जैसे पावरफुल कैंपेन में बदल दिया। उन्होंने उस एक तंज से मोदी जी को आम आदमी से जोड़ दिया और जो अपमान था वो एक तरह से वरदान बन गया। 2014 की वो ऐतिहासिक जीत, उसके बाद तो सबको यही लगा कि प्रशांत किशोर अब दिल्ली के सबसे ताकतवर लोगों में से एक होंगे। लेकिन कहानी ने यहां एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आखिर ये टकराव हुआ क्यों? असल में ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थे प्रशांत किशोर, एक प्रोफेशनल बाहरी सलाहकार जिनका पूरा जोर डेटा और स्ट्रैटेजी पर था, और दूसरी तरफ थे अमित शाह, पार्टी के अंदर के पावर हाउस, जिनकी ताकत पार्टी का कैडर और उसकी आइडियोलॉजी थी। तो जाहिर है काम करने के इन दो अलग अलग तरीकों में टकराव तो होना ही था। बीजेपी के अंदरूनी लोगों के लिए पीके एक वेंडर थे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने अपना काम किया, बहुत अच्छा किया, पर अब उसकी जरूरत नहीं थी। और जब अमित शाह बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने तो पीके के लिए पार्टी में रास्ते लगभग बंद हो गए, तो उन्होंने भी अपना रास्ता अलग कर लिया। बीजेपी से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने मानो एक चैलेंज ले लिया, ये साबित करने का कि उनकी सफलता सिर्फ मोदी लहर की वजह से नहीं थी। और यहीं से शुरू हुआ उनका एक नए तरह का सफर, एक स्ट्रैटेजिस्ट फॉर हायर का। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, अरे वो तो कमाल का था। 2015 बिहार नीतीश कुमार जीत, 2017 पंजाब कैप्टन अमरिंदर जीत, फिर 2019 में आंध्र में जगन रेड्डी, 2020 में दिल्ली में केजरीवाल और 2021 में तो डबल धमाका, बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन। मतलब अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग राज्य, लेकिन नतीजा एक, जीत। जैसे 2015 में बिहार में उन्होंने पीएम मोदी के एक बयान को बिहारी अस्मिता यानी बिहार के मान सम्मान का मुद्दा बना दिया और नारा क्या दिया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बस एक लाइन और इसने पूरे चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया। फिर चलिए 2020 में दिल्ली, यहां स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी कि मोदी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, कैंपेन को सिर्फ और सिर्फ सरकार के काम पर फोकस रखना है। और नतीजा, एक बहुत ही सिंपल, सीधा और असरदार नारा, लगे रहो केजरीवाल। और फिर आया 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव। शायद ये उनका सबसे मुश्किल इम्तिहान था। उन्होंने इस पूरी लड़ाई को बाहरी बनाम बंगाल की बेटी का बना दिया और नारा दिया, बांग्ला निजे मेह के ही चाय, मतलब बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। इस एक इमोशनल लाइन ने बीजेपी के पूरे कैंपेन की हवा निकाल दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीते ही। 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
बाद में उन्होंने खुद माना भी कि वो कांग्रेस के अंदर की पॉलिटिक्स को ठीक से समझ नहीं पाए और ये कि 27 साल की संगठनात्मक कमजोरी को कुछ महीनों में ठीक नहीं किया जा सकता। और फिर अपने करियर के बिल्कुल पीक पर, जब वो देश के सबसे कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बन चुके थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। टाइमिंग देखिए कितनी ड्रामेटिक थी। जिस दिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत हुई, ठीक उसी दिन प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि बस अब मैं ये काम नहीं करूंगा। हर कोई शॉक में था कि अब आगे क्या। उनका अगला कदम था जनसुराज मिशन। प्लान क्या था? बिहार में 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करना, लोगों से डायरेक्ट जुड़ना और बिहार जैसे राज्य के लिए एक नया डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार करना। बीच में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का एक बड़ा ऑफर भी आया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और आखिरकार 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी जन सुराज लॉन्च कर दी, जो किंग मेकर था। अब वो खुद किंग बनने की रेस में था। लेकिन कहते हैं ना, दूसरों के लिए रणनीति बनाना और खुद चुनाव लड़ना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। 2024 के आखिर में बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। उनकी नई पार्टी ने भी चुनाव लड़ा और नतीजा 0, एक भी सीट नहीं। तो सवाल फिर वही आ जाता है, जो इंसान दूसरों के लिए जीत की गारंटी था, क्या वो अपने लिए अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत पाएगा? किंगमेकर का सबसे बड़ा कैंपेन अब उसका अपना है। वो इसमें कामयाब होगा या नहीं, इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।